नमस्कार दोस्तों, जनरल नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। ये भारतीय इतिहास का घटना चक्र का हल प्रश्न पत्र है। तो इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास में जो हम लोगों ने गुप्तोत्तर काल में 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब 76 से स्टार्ट करते हैं। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है तो किसके द्वारा? कपिल द्वारा किया गया है। सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। सेकंड है, सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई ब्रह्म बाह्य कारक या अथवा प्रभाव। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। और सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई बाह्य कारक या प्रभाव। ठीक है। सांख्य पुनर्जन्म अथवा आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन में अज्ञानता को ही दुखों का कारण और विवेक ज्ञान को उनसे मुक्ति का एकमात्र उपाय बताया गया है। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता हैं। कपिल वह बताते हैं कोई व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैवी सत्ता द्वारा नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? ए दोनों सही हो जाएंगे इसके। क्या है? हाँ, दोनों कथन सही है इसके। ठीक है, ए हो जाएगा आंसर। महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा निर्मित और संचालित होता है। यह दर्शन युक्त चिंतन और तर्क में विश्वास करता है। नेक्स्ट है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं तो पतंजलि हैं। ए है आंसर। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिस्थापक आचार्य माना जाता है। यद्यपि भारतीय परंपरा में योग साधना का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। उपनिषद, महाभारत, भगवद गीता, जैन और बौद्ध मतों में योग संबंधी क्रियाओं का विवेचन प्राप्त होता है, तथापि सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने ही सुसंबद्ध दार्शनिक सिद्धांत के रूप में योग का विवेचन किया, इसलिए इसे पतंजलि दर्शन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, योग के आविष्कारक थे तो कौन थे? पतंजलि थे इसके। सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? तो अनुस्मृति नहीं है। प्रत्याहार, ध्यान, धारणा ये अष्टांग के हैं। ठीक है, अष्टांग योग के। महर्षि पतंजलि ने योग को चित्त की वृत्तियों के निरोध के रूप में परिभाषित किया है। लगभग 200 ईसा पूर्व में महर्षि पतंजलि ने योग को लिखित रूप से संग्रहित किया और योग सूत्र की रचना की। योग सूत्र की रचना के कारण पतंजलि को योग का जनक कहा जाता है। उन्होंने योग के 8 अंग यथा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का वर्णन किया है। क्या क्या? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का वर्णन किया है। यही अष्टांग योग है। अतः स्पष्ट है कि अनुस्मृति अष्टांग योग का अंश नहीं है। ठीक है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे तो पुष्यमित्र शुंग के थे। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे तो किसके थे? पुष्यमित्र शुंग के थे। ठीक है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक शासक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। ठीक है। नेक्स्ट है, नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो नव्य न्याय के श्रीधर और उदयन दोनों माने जाते हैं। श्रीधर उदयन यानी गंगेश उदयन माने जाते हैं। ठीक है, गंगेश उदयन। मिथिला के प्रसिद्ध तर्कवादी उदयन या उदयनाचार्य न्याय दर्शन के प्रख्यात विद्वान हैं। इनकी रचना कुसुमांजलि को नव्य न्याय दर्शन का मूल स्रोत भी माना जाता है। कई विचारक उदयन को नव्य न्याय दर्शन का वास्तविक संस्थापक मानते हैं, जबकि कुछ विचारक गंगेश, जिन्होंने नव्य न्याय दर्शन को संग्रहित किया था, को इसका संस्थापक मानते हैं। जब तक जीवित रहो, सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का
निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? तो ये चारवाकों की है कि जब तक जीवित रहो क्या रहो, खुशी से जीवित रहो। ठीक है। भारतीय दर्शन में चारवाक दर्शन जड़वादी या भौतिकवादी विचारधारा का पोषक है। इस दर्शन का आदर्श है जब तक जीवित रहें सुख से जीवित रहें, उधार लेकर घी पिएं, क्योंकि देह के भस्म हो जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। यावत जीविते जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। नेक्स्ट है केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? तो चारवाक करते हैं, भौतिकवाद पे जीते हैं। ठीक है। तो क्या है, भारतीय दर्शन में विभिन्न संप्रदायों में प्रमाणों की संख्या के विषय में पर्याप्त मतभेद है। बौद्ध और वैशेषिक संप्रदाय प्रत्यक्ष तथा अनुमान केवल 2 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। जैन सांख्य योग विशिष्टाद्वैत दर्शन इन दोनों के साथ शब्द प्रमाण को भी जोड़ देते हैं। न्याय दार्शनिक प्रत्यक्ष अनुमान शब्द और उपमान 4 प्रमाण को स्वीकार करते हैं। न्याय दार्शनिक किसके? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान। ठीक है। प्रभाकर मीमांसा में इन चारों प्रमाणों के साथ अर्थापत्ति को भी जोड़ दिया जाता है। भट्ट मीमांसा और अद्वैत वेदांत दर्शन में इन प्रमाणों के साथ अनुपलब्धि को भी प्रमाण मान लिया जाता है। इन सब के विपरीत चारवाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है और अन्य प्रमाणों को निषेध करता है। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से कौन एक चारवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल है? तो कौन सा है? काम है सर्वोच्च मूल। ठीक है। चारवाक दर्शन में भारतीय परंपरा में स्वीकृत चारों पुरुषार्थों में काम को पुरुषार्थ परम पुरुषार्थ माना है। इसके अनुसार जो कर्म काम की पूर्ति करें या मनुष्य को सुख प्रदान करें वही उचित है। चारवाक के अनुसार अर्थ सुख प्राप्ति का साधन है। उल्लेखनीय है कि चारवाक दर्शन में सुख से तात्पर्य इंद्रिय सुख से है। चारवाक दार्शनिक प्रणाली तो क्या है? लोकायत प्रणाली भी कहलाती है। ठीक है, ए हो जाएगा इसका आंसर। चारवाक दर्शन एक भौतिकवादी दर्शन है जिसे लोकायत के नाम से भी जाना जाता है। इस दर्शन के प्रणेता चारवाक हैं। यह नास्तिक विचारधारा पर आधारित दर्शन है। यह दर्शन मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था तो गौतम ने किया था। ठीक है, बी हो जाएगा आंसर। न्याय दर्शन का प्रवर्तन गौतम ने किया, जिन्हें अक्षपात भी कहा जाता है। न्याय का शाब्दिक अर्थ तर्क या निर्णय होता है। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों या तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। कितने पदार्थों का? 16 का। न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ गौतम पुत्र न्याय सूत्र है। नेक्स्ट, न्याय दर्शन के संस्थापक थे तो गौतम थे। सी हो जाएगा आंसर। न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन था? तो वही क्वेश्चन गौतम आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो फिर से वही है कि गौतम थे। न्याय दर्शन के गौतम है, सांख्य दर्शन के कपिल हैं, कणाद विशेषज्ञ हैं और मीमांसा के जैमिनी है। मीमांसा के प्रणेता कौन थे? तो जैमिनी है। नेक्स्ट है सूची बनो, सूची 2 दी गई है, इसको सुमेलित करना है। ठीक है। तो क्या है? न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, मोक्ष प्राप्त करने के तरीके दिए गए हैं। न्याय दर्शन के क्या है, मीमांसा दर्शन के क्या है, और सांख्य दर्शन का क्या है, और वेदांत दर्शन क्या है। तो इसमें क्या है, कौन कौन थे? न्याय दर्शन और मीमांसा दर्शन का क्या हो जाएगा? न्याय दर्शन और मीमांसा दर्शन का हो जाएगा, न्याय दर्शन का हो जाएगा तार्किक चिंतन, और मीमांसा दर्शन का हो जाएगा क्या? वैदिक अनुष्ठान करना। ठीक है। और सांख्य दर्शन क्या हो जाएगा? देख लेते हैं, इसी में मिलान दिया गया है, इसी को पढ़ देते हैं। न्याय दर्शन क्या है? तार्किक चिंतन होता है न्याय दर्शन में। ठीक है। मीमांसा दर्शन में वैदिक अनुष्ठान करना होता है। सांख्य दर्शन में वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण होता है, और वेदांत दर्शन में आत्मज्ञान होता है। ठीक है। षट दर्शन और उनके प्रवर्तक निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? न्याय दर्शन के गौतम है, पूर्व मीमांसा दर्शन के जैमिनीय है, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि है, वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा के वादरायण है, वैशेषिक दर्शन के कणाद मुनि है, और योग दर्शन के पतंजलि है। ठीक है। नेक्स्ट है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है तो किससे है? मीमांसा से संबंधित है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन संबंधित है। इसे पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा या धर्म मीमांसा भी कहते हैं। मीमांसा के प्रखर आचार्य कुमारिल भट्ट को
जिनकी गणना भारतीय दर्शन के मूर्धन्य आचार्यों से की जाती है और जिन्होंने अपने प्रमुख तर्कों से बौद्ध धर्म और दर्शन का खंडन करके वैदिक धर्म और दर्शन की पुनः प्रतिष्ठा की, पूर्व मीमांसा और वेदांत के बीच की श्रृंखला माना जा सकता है। निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? तो किसकी है? मीमांसा बोलता है कि वेद शाश्वत सत्य है। ठीक है, मीमांसा दर्शन वेद को शाश्वत सत्य मानता है। पूर्व मीमांसा दर्शन में वेद के कर्मकांड भाग पर विचार किया गया है और उत्तर मीमांसा में वेद के कर्मकांड भाग पर विचार किया गया है। अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है, तो अपूर्व का किससे है? मीमांसा से संबंधित है। ठीक है, अपूर्व का सिद्धांत मीमांसा दर्शन संबंधित है। मीमांसा दर्शन में एक अदृश्य शक्ति की कल्पना की गई है जो कर्म और उसके परिणाम के बीच एक अतिलौकिक कड़ी है, वह इसे अपूर्व कहता है। अपूर्व का शाब्दिक अर्थ है कोई नई वस्तु जो पहले नहीं जानी गई अथवा वह जो पहले नहीं था। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वैशेषिक जो कणाद है, ठीक है, उन्होंने किया था। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय सठ दर्शन का भाग नहीं है? मीमांसा, वेदांत, न्यायिक, वैशेषिक, लोकायत, कपालिक। लोकायत कपालिक नहीं है। लोकायत ये तो शैव दर्शन से रिलेटेड है। मीमांसा, वेदांत, न्याय और वैशेषिक, सांख्य योग भारतीय सठ दर्शन के भाग हैं। वेदों को मान्यता देने के कारण ही सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत सठ दर्शन आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। इनके प्रणेता क्रमशः कपिल सांख्य के, पतंजलि योग के हैं, गौतम न्याय के हैं, कणाद वैशेषिक के हैं, जैमिनी मीमांसा के और वादरायण किसके हैं? वेदांत के, उत्तर मीमांसा के। जबकि लोकायत और कपालिक भारतीय सठ दर्शन का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? तो चारवाक का जो दर्शन है उसे लोकायत दर्शन कहा जाता है। ठीक है, भौतिकवाद पे जो है चारवाक दर्शन को ही लोकायत दर्शन के नाम से जाना जाता है। भौतिकवादी दर्शन है जो भौतिक एवं या सांसारिक सुख को अधिक महत्व देता है। अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं तो कौन है? शंकराचार्य हैं अद्वैतवाद के। ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य ने प्रस्थानत्रयी, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता पर भाष्य लिखकर अद्वैतवाद का समर्थन किया है। ब्रह्मसूत्र पर उनका भाष्य ब्रह्मसूत्र भाष्य या शारीरिक शास्त्र कहलाता है। शंकर के दर्शन को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? अद्वैतवाद कहा जाता है शंकर के दर्शन को। ठीक है, प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? प्रच्छन्न बौद्ध शंकर को कहा जाता है। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया था। ठीक है, शंकर या शंकराचार्य अद्वैत दर्शन के प्रणेता या हिंदू धर्म के विख्यात दार्शनिक थे। बौद्ध धर्म की कई संकल्पनाओं को उनके दर्शन में शामिल करने के कारण उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? तो ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, अद्वैत वेदांत में ज्ञान मार्ग को मोक्ष का साधन स्वीकार किया गया है। उसकी मान्यता है केवल ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। ज्ञानादेव मुक्ति ही, ज्ञान के अभाव में मुक्ति संभव नहीं है। उल्लेखनीय है कि अद्वैत वेदांत में सभी लोग ज्ञान मार्ग के अधिकारी नहीं हैं। ज्ञान मार्ग का अधिकारी केवल वही है जो साधन चतुष्टय, नित्यानित्य वस्तु विवेक, यहा मूत्रार्थ भोग विराम, सम दमादि साधन संपत्ति मुमुक्षुत्व से युक्त है। जबकि विशिष्ट अद्वैत दर्शन में भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन माना जाता है। नेक्स्ट है, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? तो रामानुजाचार्य हैं विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के। ठीक है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में रामानुजाचार्य का स्थान महत्वपूर्ण है। ये सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे और भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का साधन मानते थे। इन्होंने विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैत दर्शन शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में एक प्रतिक्रिया है। शंकराचार्य ने ब्रह्म को सत्य और जगत को मिथ्या बताया है, जबकि रामानुजाचार्य के अनुसार जीव आनंदमय, स्वयं प्रकाशमान और वैशिष्टपूर्ण है
और जगत मिथ्या ना होकर सत्य सृष्टि है। मनुष्य भक्ति के द्वारा ईश्वर में तल्लीन हो सकता है, ये सत्य है इसलिए। जबकि वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद एवं माधवाचार्य ने द्वैतवाद दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया है। निम्न में से किसका सिद्धांत वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? तो अभिनव गुप्त का नहीं है। वेदांत दर्शन को भारतीय विचारधारा की पराकाष्ठा माना गया है। वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेदकांत या वैदिक विचारधारा की पराकाष्ठा। वेदांत दर्शन के 3 आधार हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता। इन्हें वेदांत दर्शन का प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। कई सूक्ष्म भेदों के आधार पर उसके कई उप संप्रदाय एवं इनके प्रवर्तक हैं, जैसे शंकराचार्य का अद्वैतवाद, रामानुज का विशिष्टाद्वैत, माधवाचार्य का द्वैतवाद। अभिनव गुप्त की मुख्य ख्याति तंत्र तथा अलंकार शास्त्र के क्षेत्र में है। ये दर्शन के क्षेत्र में तर्कशास्त्र से जुड़े हुए हैं। ठीक है। संवत्सरों किस समय में गणना बताना है? विक्रम संवत्सर तो ये 57 था, शक संवत्सर 78 था, और 320 ईस्वी क्या हो जाएगा? ये तो वो है ना गुप्त संवत्सर। और कली संवत्सर क्या हो जाएगा? कली संवत्सर हो जाएगा 1000 क्या था 3102 ईसा पूर्व, कली संवत्सर। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। क्या है? विक्रम संवत को कृत संवत या मानव संवत भी कहते हैं। इसकी तिथि 57 या 58 ईसा पूर्व मानी जाती है। शक संवत की तिथि 78 ईस्वी मानी जाती है और इस संवत का प्रवर्तक कनिष्क को माना जाता है। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त वन ने 319 से 320 ईस्वी में की थी। कली संवत 3102 ईसा पूर्व तक माना जाता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ, शक संवत 78 से आरंभ हुआ, गुप्त काल 319 से आरंभ हुआ और मुसलमान शासन का युग सन 1192 से शुरू हुआ भारत में। ठीक है। तो चारों सही है। जैसे ही मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, तभी से मुसलमान शासन का युग स्टार्ट हो गया था ना। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व और 50 अथवा 57 ईसा पूर्व से शक संवत 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। यद्यपि गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, तथापि गुप्त काल के प्रारंभ में से तात्पर्य गुप्त साम्राज्य अर्थात चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल के आरंभ से है। ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम के आरंभ से है। तथापि साथ ही तथा यद्यपि 8वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में ही मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत के सिंध प्रांत को अधिकृत कर लिया गया था, परंतु भारत में मुसलमान शासन का युद्ध मोहम्मद गौरी के तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय 1192 में माना जाता है। इस प्रकार चारों कथन सही है। ठीक है। भारत में मुस्लिम शासन का योग कुछ लोग 1206 से माना जाए तो ए आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है पुलकेशन प्रथम का वादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संबंध में दिनांकित करना है तो क्या होगा? तो क्या करते हैं 135 का करते हैं ना ऐड, तो कितना हो जाएगा? 601 हो जाएगा। एक मतलब 58 विक्रम संवत के जोड़ देंगे और 78 उसमें उसके जोड़ देंगे तो 601 हो जाएगा। शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी से माना जाता है तथा विक्रम संवत का प्रारंभ 57 से। अतः पुलकेशन 1 के बादामी शिलालेख को विक्रम संवत से दिनांकित करने के लिए हमें वर्ष 465 में 78 और 58 को जोड़ना होगा। तो कितना हो जाएगा? 136 जोड़ा जाता है शायद ना, 136 होंगे 78 और 58 ना। हाँ ठीक है 136 हो जाएगा। ठीक है। 465 में 58 और 78 दोनों जोड़ दिया जाएगा तो विक्रम संवत आ जाएगा। नेक्स्ट है एक चालुक्य अभिलेख की तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया गया है। शक संवत का इसका तुल्य वर्ष है तो इसका क्या हो जाएगा? तुल्य वर्ष 634 ईसा पूर्व हो जाएगा, ईस्वी हो जाएगा।
ठीक है, शक संबंध दिया गया है। शक संबंध का प्रश्न कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था। यदि शक संबंध में 556 अंक थे तो यह ईस्वी सन में 556 से 78 ईस्वी, तो शक संबंध कब हुआ था? 78 में प्रारंभ हुआ था ना, तो इसको जोड़ देंगे तो 634 ईस्वी होगा। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान क्या था? तो अयोध्या प्रतिष्ठानपुर था चंद्रवंशीय शासकों का। ठीक है, पुराणों के अनुसार चंद्रवंश या सोमवंश क्षत्रिय वर्ण के 3 मूल, अन्य 2 सूर्यवंश और अग्निवंश में से एक था। चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान त्रेता युग में प्रारंभ था, परंतु प्रलय के पश्चात द्वापर युग में चंद्रवंशीय सम्राट ने प्रतिष्ठानपुर, वर्तमान झूसी, इलाहाबाद में राजधानी की स्थापना की थी। मौखरी शासकों की राजधानी थी तो क्या थी? कन्नौज थी। ठीक है, मौखरी गुप्तों के सामंत थे जो मूलतः गया के निवासी थे। मौखरी वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। इस वंश के प्रमुख शासक हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्व वर्मा और ग्रह वर्मा थे। ठीक है, गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? तो गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी, मालवा के परमार, मगध के गुप्त, थानेश्वर के पुष्यभूति, कन्नौज के मौखरी, तो कन्नौज के मौखरी तो थे, देवगिरी के यादव, बल्लभी के मैत्रिक। तो इसमें कौन कौन थे? इसमें मगध के गुप्त थे और थानेश्वर के पुष्यभूति थे और कन्नौज के मौखरी थे और बल्लभी के मैत्रिक थे। देवगिरी के यादव तो ये बाद में आया, अलाउद्दीन खिलजी मिल्जी के टाइम आए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सही है, 3 सही है, 4। ठीक है, 6ठी शताब्दी के मध्य तक शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य के पतन के फलस्वरूप भारतीय राजनीति में विकेंद्रीकरण तथा विभाजन की प्रवृत्तियां प्रारंभ हुई। इस दौरान अनेक स्थानीय सामंतों या शासकों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित राज्यों का शासन था: मगध के गुप्त, थानेश्वर के पुष्यभूति, कन्नौज के मौखरी, बल्लभी के मैत्रिक। अगर पूर्व या पश्चिम का विभाजन ना करके केवल उत्तर एवं दक्षिण का विभाजन किया है तो बी उत्तर सही होगा। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में मिलती हैं? तो हर्ष के समय कौन था? कलहड़ था। ठीक है, हर्ष के समय की विस्तृत सूचना उसके दरबारी कवि बाणभट्ट की कृति हर्षचरित से प्राप्त होती है। इससे जुड़ी कुछ सूचनाएं कलहड़-कृत राजतरंगिणी में मिलती है, मतलब टाइम नहीं था लेकिन हाँ कलहड़ में मिलती है। बाकी तो बाणभट्ट की जो हर्षचरित है उसमें मिलती है। कालिदास एवं हरिशरण की रचनाओं में हर्ष से संबंधित किसी भी सूचना का उल्लेख नहीं है क्योंकि ये हर्ष के पूर्व काल के थे। ठीक है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये बाणभट्ट ने लिखी थी हर्षचरित। बाकी हर्ष ने खुद बुक लिखी है, प्रियदर्शिका वगैरह। हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। इसमें लेखक अपने समकालीन शासक एवं उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी तो क्या थी? कन्नौज थी। हर्ष और जो राजश्री थे दोनों एक साथ सिंहासन पर बैठते थे। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि हर्ष एवं राजश्री दोनों साथ साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठते थे। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की ताकि वह राजश्री को प्रशासनिक कार्यों में पूरी सहायता प्रदान कर सके। यह हर्ष के विस्तृत साम्राज्य पर शासन करने के लिए भी उपयुक्त था। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? तो कन्नौज की। ठीक है, सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था तो कहाँ पे? कन्नौज और प्रयाग में। ठीक है, कहाँ पे किया था? कन्नौज और प्रयाग में किया था। अन्य धर्मों से महायान की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल सभा बुलवाई थी। चीनी साक्ष्यों के अनुसार इस सभा में 20 देशों के राजा, अनेक देशों के प्रसिद्ध ब्राह्मणों, श्रमणों, सैनिकों, राज पुरुषों आदि के साथ उपस्थित हुए थे। इस सभा की जो अध्यक्षता है वो हुइनसांग ने की थी। साथ ही हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया है। हुइनसांग स्वयं छठे समारोह में उपस्थित था। इसमें 18 देशों के राजा सम्मिलित हुए थे।
नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। तो कहाँ किया था? प्रयाग में किया था। प्रयाग और कन्नौज, ठीक है। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था, जिसमें ऐहोल अभिलेख से पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय की विजय भी हुई थी। हर्ष की विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई। इधर पुलकेशिन द्वितीय भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध अवश्यंभावी हो गया। फलतः नर्मदा के तट पर दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया। पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति एवं ह्वेनसांग का विवरण इस युद्ध के साक्ष्य हैं। नेक्स्ट, इनमें के शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था, तो कौन सा था? 618 ईस्वी में, ठीक है। हर्ष को हरा दिया था पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शक्तिशाली राजा था। हर्ष की विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई। इधर पुलकेशिन भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध अवश्यंभावी हो गया। फलस्वरूप हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें संभवतः हर्ष की पराजय हुई। अल्टेकर का विचार है कि हर्ष और पुलकेशिन का युद्ध 630 से 634 ईस्वी के बीच कभी हुआ था। इसका पहला कारण तो यह था कि वल्लभी का युद्ध 630 ईस्वी के पहले नहीं हो सकता, और यह युद्ध उसी का परिणाम था। पुनश्च पुलकेशिन का 630 का लोहनारा से प्राप्त लेख उसके द्वारा पराजित जिन शत्रुओं का उल्लेख करता है उसमें हर्ष का नाम नहीं है, परंतु 634 का ऐहोल अभिलेख इस युद्ध का उल्लेख करता है। अप्रैल 2016 में भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसंधानकर्ताओं ने एक ताम्रपत्र लेख के आधार पर यह विचार व्यक्त किया है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन तथा हर्ष का युद्ध 618 ईस्वी में निश्चित किया जा सकता है। इंपीरियल गजेटर ऑफ इंडिया में इस युद्ध का समय 620 ईस्वी के लगभग बताया गया है। अतः इस युद्ध का समय 618 मानना युक्त है, ठीक है। नेक्स्ट है, कभी वाण निवासी था, तो कहाँ का निवासी था? ये बिहार में सोन नदी के किनारे, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा यहाँ पे। ये बाणभट्ट का जन्म बिहार में सोन नदी के किनारे उपस्थित प्रीथिकूटा नामक गांव में हुआ था। इसके पिता का नाम चित्रभानु और माता का नाम राजदेवी था। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो सम्राट हर्ष के। और फायन चंद्रगुप्त द्वितीय के, ठीक है। हर्षवर्धन के समय की प्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कृष्ट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो इन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ भी लिखा है, जिसका नाम क्या है? सीयू की। ग्रंथ का नाम आ जाता है कि क्या है इसके, ह्वेनसांग के सीयू की। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो ह्वेनसांग ने की थी। भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन चुआंग ह्वेनसांग ने तत्कालीन भारत के सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में कौन सी कथन सही है? सड़क और नदी मार्ग लूटमार्ग से पूरी तरह सुरक्षित थे, तो नहीं, ऐसा कुछ लिखा था उसने कि सुरक्षित थे। जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना भी किसी व्यक्ति की निर्दोषता दोष के निर्णय के साधन थे। व्यापारियों को नौघाटों और नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता था। तो क्या हो जाएगा इसमें? एक सही नहीं है, बाकी 2 और 3 दोनों सही हैं, ठीक है। बी हो जाएगा इसका आंसर। ह्वेनसांग के अनुसार सड़कों पर आवागमन पूर्णतः सुरक्षित नहीं था। ह्वेनसांग स्वयं कई बार चोर डाकुओं के चंगुल में फंस चुका था। इस प्रकार कथन एक गलत है। ह्वेनसांग के अनुसार अपराध अथवा निर्दोष सिद्ध करने के लिए अग्नि, जल, विष आदि द्वारा दिव्य परीक्षाएं ली जाती थी। इसके अनुसार व्यापारिक मार्गों, घाटों, बिक्री की वस्तुओं आदि पर भी कर लगते थे, जिससे राज्य को पर्याप्त धन प्राप्त होता था। हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो किसी ने भेजा नहीं था, उसकी खुद इच्छा से आया था वो। ह्वेनसांग चीन के तांग वंशी शासक
ताइसुंग का समकालीन और इसी के राज का नागरिक और तुर्क आक्रांताओं के भय से तुइसुंग ने अपने नागरिकों के लिए पश्चिम से विदेश यात्रा प्रतिबंध लगा रखा था। ह्वेनसांग ने तांग शासकों की राजधानी चंगन से स्वतंत्र रूप से, न कि दूत के रूप में, भारत के वर्ष के लिए 629 में प्रस्थान किया। भारत प्रवास के बाद जब वह वापस चीन पहुंचा तब सम्राट ने उसके कृत्यों के लिए उसे दंडित करने के बजाय उसका स्वागत किया था और उसे अपना आध्यात्मिक सलाहकार नियुक्त किया था। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, कौन सा था? तो मथुरा था सबसे प्रसिद्ध नगर सूती कपड़ों के लिए। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। उसके अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि बनारस रेशम वस्त्रों के लिए। ह्वेनसांग बताता है कि थानेश्वर की समृद्धि का प्रधान कारण वहाँ का व्यापारी ही था। वाण ने थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया है। यहाँ के निवासी अधिकांशतः व्यापारी थे जो विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करते थे। उज्जैनी तथा कन्नौज भी इस काल में आर्थिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध थे। नेक्स्ट है कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है। तो रेशम के लिए किया गया है कौशेय शब्द का प्रयोग। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग होता था। नेक्स्ट है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा में किया था ह्वेनसांग ने। ठीक है। 637 में ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। लगभग 1.5 वर्ष तक नालंदा में निवास कर उसके ने योगशास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धान्य कटक होता हुआ कांची पहुंचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में ह्वेनसांग पुनः नालंदा आया और वहाँ उसने व्याख्यान दिए। नेक्स्ट है आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो सीयूकी की रचना है। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा विवरण के ऊपर एक ग्रंथ लिखा था जिसे सीयूकी कहा जाता है। ह्वेनसांग की रचना के कारण उसे याद किया जाता है क्योंकि इसमें तत्कालीन भारत संबंधी काफ़ी जानकारी उपलब्ध होती है। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा भी की थी, तो ह्वेनसांग ने की थी भीनमाल की यात्रा। ठीक है। ह्वेनसांग चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। इसे यात्रियों का राजकुमार तथा इसकी यात्रा विवरण को सीयूकी कहा जाता है। ह्वेनसांग बौद्ध था। सीयूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो ह्वेनसांग से जुड़ा है। डी हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया। लगभग कब? तो 405 635 नहीं, वह ह्वेनसांग के बाद आया था। ठीक है। चीनी यात्री इत्सिंग ने 671 से 695 जब वह युवक था अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। बाद में उसके साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया और वही अकेले कैंटन नगर से जहाज में बैठकर भारत की यात्रा पर चल पड़ा। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया और सुमात्रा होता हुआ वह चीन वापस लौट गया। नेक्स्ट है कौन सा उपभाग उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? तो प्रतिदिन का विनिमय पत्र होता था हुंडी। हाँ, हुंडी दी जाती थी। ठीक है, विनिमय पत्र होता था ये। भारत में साख पत्रों का प्रचलन बहुत प्राचीन है और इसे हुंडी कहा जाता है। व्यापार में माल का क्रय एवं विक्रय नगद एवं उधार पर किया जाता है। यदि माल क्रय अथवा विक्रय नगद होता है तो ऐसी स्थिति में भुगतान तत्काल कर दिया जाता है। दूसरी तरफ यदि व्यापारी उधार लेन देन करता है तो सौदों का मूल्य तुरंत ना चुकाकर भविष्य में चुकाता है। तो ऐसी स्थिति में भावी भुगतान की समस्या का समाधान साख पत्रांक माल बेचने वाले व्यक्ति को एक निश्चित अवधि में भुगतान का आश्वासन देता है। आधुनिक समय में इन साख पत्रों को विनिमय विपत्र अथवा प्रतिज्ञा विपत्रों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो इंतु नाम से करते हैं। भारत का अभिलेख भारत का ही नाम है। प्राचीन कालीन चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख इंतु या थ्यांतु नाम से किया है। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या है? तो मुस्लिम है। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। भारत में सबसे प्राचीन विहार है तो नालंदा है। नालंदा भारत में सबसे प्राचीन विहार है। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने
नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त और बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इसे बिहार को दान दिए। नालंदा कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में स्थित है। ठीक है। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था तो कौन सा था? कन्नौज था इसमें गुप्तोत्तर युग में ना, व्यापारिक केंद्र में। गुप्तोत्तर युग में व्यापार का केंद्र उज्जैन से हटकर कन्नौज हो गया। उज्जैन का महत्व गुप्त काल में शक विजय के बाद बहुत बढ़ गया था, जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसे दूसरी राजधानी बनाया था। गुप्तोत्तर काल में हर्ष ने कन्नौज को थानेश्वर के स्थान पर अपनी राजधानी बनाया था। कन्नौज गंगा यमुना दोआब में स्थित होने तथा महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल होने के कारण 3 शक्तियों पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के आकर्षण का केंद्र भी बना। नेक्स्ट है सामंतवाद का विकास। गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। तो एक तो सही है इसका और 2 भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया था। तो चतुर्थ नहीं, छठी बौद्ध परिषद द्वारा। अच्छा, चीनी तीर्थयात्री फाहियान की बात हो रही है, हुइनसांग की नहीं। यहाँ पे चीनी यात्री हुइनसांग हट से मिला, उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। तो दोनों ही गलत है इसमें। ठीक है। चीनी तीर्थयात्री हुइनसांग फाहियान, चीनी यात्री फाहियान गुप्त वंश शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। उसने भारत के विभिन्न स्थलों की यात्रा की। चीनी तीर्थयात्री हुइनसांग ने 629 में तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। हर्ष हुइनसांग से मिलने के पूर्व ही बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख हो चुका था। हुइनसांग से भेंट के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय भी प्रदान किया था। ठीक है। और वह पूर्ण बौद्ध बन गया। विदेश यात्री भारत भ्रमण बताना है। हुइनसांग 629 से 645 सही है। फाहियान 399 से 414, इत्सिंग 679 से 695 और अल मसूदी 957। तो इसमें आंसर नहीं दिया गया है। फाहियान के भारत भ्रमण का काल 10 वर्ष 402 से 412 तक रहा। फाहियान का 402 से 412 तक रहा है, जबकि चीन में कुल यात्रा की अवधि 399 से 414 ईस्वी तक रही है। देखिए फाहियान की कब है? 402 से 412 है और चीन में कुल यात्रा की अवधि 399 से 414 है। हुइनसांग का भारत भ्रमण 629 से 645 और इत्सिंग का 671 695। अल मसूदी 615 में आया था, 615-16 में। ठीक है। तो 2 हो गए, एक तो फाहियान का हो गया और एक अल मसूदी का हो गया, 2 हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। मुल्तान में सूर्य मंदिर का उल्लेख हुइनसांग, अबू जईद, अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया था। तो हाँ, किया था मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख। सांबुपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित थी। तो हाँ है, सांबुपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है। ठीक है। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हुइनसांग, अबू जईद, अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया है। एक कथन सही है, सांबुपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है। तो कथन 2 भी सही है। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास के संदर्भ में सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व क्या क्या है? अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय और स्थानिक राजनीतिक सत्ता। सेकंड है भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। और थर्ड है सामंत पर उसका अधिपति के बीच स्वामीदास संबंध का बनना। तो इसमें क्या हो जाएगा? भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय भी था और सामंत और उसके अधिपति के बीच स्वामीदास का संबंध बनना भी सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हो गए। सामंत शब्द का बी हो जाएगा इसका आंसर। सामंत शब्द का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्वतंत्र पड़ोसी के अर्थ में किया गया है। सर्वप्रथम अश्वघोष प्रथम सदी में बुद्धचरित में इस शब्द का प्रयोग जागीरदार के लिए किया गया।
सामंती व्यवस्था का अंकुरण शक कुषाण काल में हुआ और राजपूत काल तक आते आते यह समाज में पूर्णतः प्रतिष्ठित हो गया। भारत में सामंती व्यवस्था कुषाणों से लेकर राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल काल तक प्रशासनिक व्यवस्था का अभिन्न अंग बनी रही। इस व्यवस्था के चरमोत्कर्ष काल में भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। सामंतों ने के प्रशासन पर बढ़ते प्रभाव के कारण केंद्रीय सत्ता अत्यंत निर्बल हो गई। अपनी शक्ति के लिए सम्राट पूर्णतः सामंतों पर ही आश्रित रहने लगे। सामंतवाद के विकास के सामाजिक आर्थिक कारण शक कुषाण युग में स्पष्ट होने लगे थे। इस समय ग्रामों में ग्रामपतियों का एक संपन्न वर्ग उठ खड़ा हुआ था, ठीक है, जिसकी अधीनता में निर्धन किसानों के वर्ग थे। उसके साथ ही विदेशी जातियों ने कुलीन शासक वर्ग का स्थान ग्रहण कर लिया था। इस प्रकार स्वामी सामंत संबंधों का विकास हुआ। भारतीय सामंती व्यवस्था यूरोपीय सामंती व्यवस्था से भिन्न थी, ठीक है, ध्यान देने योग्य है। यूरोप में भी सामंती व्यवस्था चल रही थी, लेकिन इन दोनों में भिन्नता थी। भारत में भूमि पर राजकीय स्वामित्व पाया जाता था, अर्थात सामंती व्यवस्था में से भूमि के नियंत्रण स्वामित्व वाली प्रशासनिक व्यवस्था का उदय हुआ। नेक्स्ट है 8वीं शताब्दी में संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है बताना है। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, ये चारों उसमें किया है। एक बद्रीनाथ, जोशीमठ ये उत्तर में, और दक्षिण में रामेश्वरम, और उत्तर में पश्चिम में द्वारिका, और पूर्व में क्या था, जगन्नाथपुरी का, ठीक है, पुरी में। तो 4 मठ इन्होंने स्थापित किए। उन्होंने बौद्ध और जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई। तो हाँ, इन्होंने पुनर्जागरण ही कह लीजिए कि उपनिषदों, वेदांत की ओर, वेदांत का ये कहा, ठीक है। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। तो हाँ, उन्होंने प्रयागपुर तीर्थराज नाम दिया नहीं, उन्होंने प्रयागपुर तीर्थराज नाम नहीं दिया था। शंकराचार्य को शंकर, श्री शंकराचार्य आदि नामों से भी जाना जाता है। 8वीं शताब्दी में इनका जन्म केरल के एक छोटे से गांव कल्हाड़ी में हुआ था। शंकराचार्य के समय में बौद्ध और जैनियों के प्रभाव में आकर हिंदुत्व समाप्त होता जा रहा था। इसी को रोकने के लिए उन्होंने वेदांत पर बल दिया। हिंदू धर्म में इन्हीं उत्थान के प्रयासों के लिए उन्हें सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली। वेदों के अध्ययन और संकलन के लिए उन्होंने संपूर्ण भारत की पैदल यात्रा की। उनके दर्शन को अद्वैत वेदांत के नाम से जाना जाता है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ वर्तमान में भी हिंदू धर्म के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। श्रृंगेरी कर्नाटक का दक्षिण में, द्वारिका पश्चिम में, पुरी पूर्व में, और ज्योतिर्मठ जोशीमठ उत्तर में। आदि शंकर के बाद में शंकराचार्य बने। उनका जन्म हुआ था कहाँ पे, केरल में हुआ था इनका जन्म। तो बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ है, तो कहाँ है, जोशीमठ, द्वारिका, पुरी, श्रृंगेरी। तो सी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम में सम्मिलित नहीं है, तो मानसरोवर नहीं है, बाकी पुरी है, द्वारिका है, रामेश्वरम है। इसमें बस केवल जोशीमठ नहीं है, तो जोशीमठ और होता, ठीक है। 4 धाम में बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और रामेश्वरम आते हैं, जबकि छोटा 4 धाम में उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ आते हैं। यदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हैं तो उत्तर में केदारनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारिका, ठीक है। निम्नलिखित जोड़ों में कौन जोड़ा सुमिलित नहीं है, रविकीर्ति पुरकेशन द्वितीय, ठीक है, भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन, और हरिशेन हर्ष, तो हरिशेन हर्ष के नहीं है, ये समुद्रगुप्त के टाइम थे, ठीक है। दंडी नरसिंह वर्मन, ठीक है, तो सही है। हरिशेन प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता तथा समुद्रगुप्त का संधि विग्रह सचिव था, जबकि हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट था, ठीक है। मिलान करना है दरबारी कवि और राजा। अमीर खुसरो तो अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय, हरिशेन समुद्रगुप्त, और बाणभट्ट हर्षवर्धन, ठीक है। तो ए का 4 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि एवं नवरत्नों में से एक था। हरिशेन समुद्रगुप्त का संधि विग्रहिक सचिव और बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। सही जोड़े बनाइए। भोज, उज्जैन, दुर्गावती, विदिशा, दुर्गावती देखिए यहाँ से मिला लेते हैं। भोज तो थे धार के, ठीक है, भोज धार से संबंधित थे,
दुर्गावती गोंडवाना से संबंधित थी, अशोक उज्जैन से संबंधित था, उज्जैन के गवर्नर था, और समुद्रगुप्त विदिशा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी हो जाएगा, ठीक है। भोजधार से, दुर्गावती गोंडवाना से, समुद्रगुप्त विदिशा और अशोक उज्जैन। प्रसिद्ध स्थल और वर्तमान राज्य बताना है। भीलसा, द्वार समुद्र, गिरनगर और स्थानेश्वर। तो इसमें कौन कौन से सही है? इसमें 1 और 3 सही है। भीलसा मध्य प्रदेश है और गिरनगर गुजरात है। गिरनार हो ही गया ये, ठीक है। भीलसा मध्य प्रदेश, द्वार समुद्र कर्नाटक, हेलीविडू कहलाता है जैसे अभी। गिरिनगर गुजरात और स्थानेश्वर हरियाणा, ठीक है। वो थानेश्वर नहीं है, स्थानेश्वर है, ठीक है। तो ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया ये वाला गुप्तोत्तर। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें प्राचीन भारत में स्थापत्य कला का एक कंप्लीट वीडियो बना देंगे, ठीक है। और आपके हमारे वीडियो अगर यदि अच्छा लगा है तो लाइक करिए उसे, हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और भी आपको वीडियो देखने हैं तो नेट के, पीजीटी, टीजीटी वगैरह के लिए तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।